गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th के लिए आज चैप्टर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। दैट मीन्स कि अर्ली स्टेट एंड इकोनॉमीज क्राइस्ट 600 BC to 600 CE। Now explain the chapter of king, farmers and towns. Now in detail, there were several developments in different parts of the subcontinental during the long span of 1500 years, the following the end of the Harappan civilization. This was also the period during which the Rig Vedas was composed by people living along the Indus and its tributaries। यानी अब हम इसको समझ लें कि इस के बारे में क्या कहा जाता है। कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद, यानी हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1500 ईस्वी के लंबे अंतराल के बाद उपमहाद्वीप के विभिन्न यानी कह सकते हैं उपनदियों, ट्रिब्यूटरीज के किनारे रहने वाले जितने भी लोग थे, उन सारे लोगों के द्वारा ऋग्वेद का रचना किया गया और ऋग्वेद के रचना के बारे में जानकारी प्राप्त किया गया। रचना के बारे में इन्होंने सोचा, समझा, इस चीज़ के बारे में यह बताया गया। अब इसमें एक सवाल उठता है कि प्रिंसेप एंड प्रियदर्शी, आपके एनसीईआरटी जो चैप्टर है उसमें पहला टॉपिक ये है कि प्रिंसेप एंड प्रियदर्शी। उसी टॉपिक को इन डिटेल हम अभी कर रहे हैं कि जेम्स प्रिंसेप is an officer in the mint of the East India Company, deciphered Brahmini and Kharoshthi script, two script used in the earliest inscriptions and the coin। Next point, a king referred to as Priyadarshi meaning pleasant। Priyadarshi meaning pleasant। To behold, there were a few inscriptions which also referred to the king as Ashokas। Next point, Europeans and Indian scholars used inscriptions and text composed in a variety of languages to construct the लाइनेज। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि ऑफ मेजर डायनेस्टीज दैट हैड रूल्ड द सब कॉन्टिनेंट। कहने का मीनिंग है, यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट बात समझना है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जिसका नाम जेम्स प्रिंसेप था, उन्होंने ही ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपियों का अर्थ निकाला, अर्थ मतलब समझा, अर्थ के बारे में प्रयास किया कि इसका क्या अर्थ है, जिसमें दो लिपि का उन्होंने प्रयोग किया। और इस अर्थ निकालने का मीनिंग ये था कि लिपियों का उपयोग सबसे पहले आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया था, यानी अर्ली टाइम में इस इंस्क्रिप्शंस और कॉइन में प्रयोग किया गया था। प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। तो कहता है कि प्रियदर्शी का अर्थ होता है मनोहर, मुखाकृति का अर्थ होता है मुख की आकृति वाला एक इंस्क्रिप्शंस मिला जिस पर किसी राजा का नाम अंकित किया हो,
और वह राजा था अशोक। यानी अशोक के शासनकाल के समय में इसका मतलब कि यह काफ़ी उसके बारे में जो मिला है वह आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ को निश्चित रूप से यह प्रेजेंट करता है कि अशोक का शासनकाल काफ़ी बेहतर रहा होगा और उनके शासनकाल में बेहतर से बेहतर यानी बेस्ट रूलर्स के रूप में वो जाने जाते रहे होंगे निश्चित तौर पर, चूँकि उनके द्वारा जो किया हुआ या सर्वे के माध्यम से जो प्राप्त हुआ अभिलेख था उस अभिलेख से इस बात की जानकारी प्राप्त होती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। इसमें कहता है कि द अर्लीस्ट स्टेट्स, अब आरंभिक जो राज्य था यानी पहले का जो राज्य था द 16th महाजनपद, 16 महाजनपद के बारे में अब बात की चर्चा होती है कि महाजनपद क्या है, जनपद क्या होता है। जन और पद, जन का मतलब लोग और पद का मतलब डोमिसाइल्स, यानी कि जहाँ पर लोग रहते हो। तो इसका मतलब है कि लोग तो सभी जगह रहते हैं, लेकिन वह मेन रूप से जनपद का अर्थ होता है राज्य से, प्रोविंस से, जो 16 महाजनपद में बटा हुआ था उसके बारे में कहा जा रहा है। द 6th century BC is often regarded as a major turning point in early Indian history. Early Buddhist and Jain texts mention, amongst the other things, 16th state known as the महाजनपद, यानी 16 राज्यों का जिसमें चर्चा किया गया है वह महाजनपद के रूप में मानी जाती है। फिर उसके बाद में है, इसमें डिटेल हिंदी में हम करते हैं, पहले इसको हम आपको पढ़ के बता दें जो एक लेक्चर नोट्स के रूप में जो तैयार किया हुआ है कि जनपद मीन्स द लैंड वेयर अ जन, यानी ऐसी भूमि, ऐसी जमीन जिस पर जन का मतलब लोग, अ क्लेन एंड ट्राइब सेट्स इट्स फूट एंड सेटल्स। इट इज अ वर्ड यूज इन बोथ प्राकृत एंड संस्कृत। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट महाजनपद वेयर रूल्ड बाय अ किंग। सभी महाजनपद पर किंग के द्वारा शासन किया गया, जो आज के डेट में हम फ्री स्टेट में राज्य कह सकते हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री शासन करता है। तो किंग, सम नॉन एज द गन और वाज संघ वेयर ओब्लिगेटरी, where power was shared by a number of men, often collectively called rajas. Next point, each महाजनपद had a capital city. प्रत्येक महाजनपद जो होते थे वो कैपिटल सिटी होते थे, यानी which was often fortified. fortified मीन्स होता है किलाबंदी करना। Maintaining these fortified cities as well as providing for incipient armies and bureaucracies required resources. bureaucracies का मतलब होता है नौकरशाह। Next point, from Christ's 6th century BC onward, Brahmanas began composing Sanskrit texts known as the Dharma Shastra. These laid down norms for rulers as well as for other social categories. उसके बाद है inscriptions. Inscriptions are writing engraved on hand surfaces such as the stone, metal and pottery. These are the permanent records, some of which carry dates. अब कहने का मीनिंग ये है कि इस चीज़ का हम लोग चर्चा करेंगे, ये चर्चा क्या है इस चीज़ पर हम लोग विचार करेंगे। कहा जाता है कि
भारतीय और यूरोपियन जितने भी विद्वान थे, भारतीय और यूरोपियन जितने भी विद्वान थे, यानी मुख्य रूप से उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंश, जो राजा के वंश थे, उसके वंशावली यानी उसके वंश के द्वारा जो शासन करने का काम है, पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया गया है। और हम कह सकते हैं कि यह आने वाली 20वीं सदी के रूप में यह आरंभिक दशकों से लेकर के उपमहाद्वीप के जितने भी इतिहास का जो आपको सामान्य चित्र तैयार किया गया है, उस पर यह ज़्यादा फोकस करता है। आरंभिक राज्य में हम लोग क्या चर्चा करेंगे कि 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है कि 16 महाजनपद में क्या क्या है। आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता था। इस काल में प्रायः, यानी हम कह सकते हैं कि इस पीरियड में प्रायः विभिन्न राज्यों, नगरों और ये कह सकते हैं कि लोहे के बढ़ते प्रयोग, इसकी चर्चा सिक्कों के विकास से जोड़ा जाता था कि उस समय सिक्के का जो विकास हुआ, इसका मतलब है कि इसका डेवलपमेंट इसमें ज़्यादा है। फिर कहता है कि बौद्ध और जैन के शासनकाल में दार्शनिक जितने भी राजाओं, यानी दार्शनिक का मतलब फिलॉसफी, विचारधाराओं का विकास हुआ। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ग्रंथों के अनुसार महाजनपद नाम से 16 राज्यों का इंस्क्रिप्शंस प्राप्त हुए हैं, जो 16 राज्यों के रूप में जाना गया है। मैप में आपके एनसीईआरटी बुक में मैप में दिखाया गया है माध्यम से कि 16 महाजनपद में कितने राज्य थे, और उसका कुछ राज्यों का सूची भी बताया गया है। तो इस महाजनपदों के नाम और इसकी जो कंटेंट है वह सभी जगह एक समान नहीं बताया गया है, सभी जगह एक समान नहीं है। अधिकांश महाजनपद में ये बताया जा रहा है कि राजा का शासन होता था, और राजा का शासन होता था, लेकिन गण और जो संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्य में कई वर्ष होता, यानी कई लोगों और समूहों का शासन रहता था, लोग और समूह का शासन रहता। इस समूह के प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। और फिर ये भी कहा गया है कि प्रत्येक महाजनपद में एक राजधानी होता था, और राजधानी होने का मतलब है कि यह प्रायः पूरे राजधानी किलेबंदी में बंधा हुआ होता था। किलेबंदी राजधानियों के रख रखाव के लिए किया जाता था, सुरक्षित के लिए किया जाता था, जो कि आरंभिक समय में इस चीज़ के बारे में यह रचना किया गया है। इस चीज़ को मेन इंस्क्रिप्शंस के रूप में भी हम कह सकते हैं। फिगर में भी बताया गया है, यहाँ फिगर आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक में 16 महाजनपद के फिगर के बारे में चर्चा किया गया है। इसमें बताया गया है कि 16 महाजनपद जो हैं वह 16 महाजनपद क्या क्या हैं। तो नौकरशाहों के लिए यह बहुत बड़ा, मतलब हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक सोर्स था, उस इकोनॉमिक सोर्स की आवश्यकता होती थी, क्योंकि नौकरशाह आज के डेट में हम आईएएस और आईपीएस को कहते हैं, उस समय में भी इस प्रकार की भर्तियां हुआ करते थे। और इसकी विभिन्न, यानी कहा गया है कि लगभग 6ठी ईस्वी पूर्व में संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक एक ग्रंथों का, यानी एक टेक्स्ट की रिटन किया, और उसकी शासन सहित विभिन्न नियमों का भी निर्धारण इस पुस्तक के माध्यम से, जिसको हम धर्मशास्त्र कहते हैं, इसकी रचना किया गया है। फिर अब ये ध्यान रखना है कि ये ब्यूरोक्रेट्स के बारे में जो जानकारी है, उस जानकारी के बारे में ये बताया गया है। और यह चीज़ बिल्कुल 6ठी शताब्दी से लेकर के, और कह सकते हैं कि पूर्व में जो संस्कृत में और ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र की व्याख्या किया है, यह व्याख्या काफ़ी मतलब इन डिटेल, अगर आप इसको सही रूप से देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना और है कि
जो इंस्क्रिप्शंस है, यानी इंस्क्रिप्शंस का मतलब अभिलेख है, तो अभिलेख में भी इस चीज़ को बताया गया है कि वह अभिलेख विभिन्न विभिन्न स्टोन पर, मेटल पर, पोटरी पर, ये बहुत कुछ परमानेंट रिकॉर्ड मिला है, जिस चीज़ को डेट्स के रूप में भी मेंशन किया गया है और उससे इस चीज़ की जानकारी प्राप्त होती है। अब हम चर्चा करें 2.2 जो एनसीईआरटी का टॉपिक आपका होगा, यानी 2 का ही सब टॉपिक में हम लोग बढ़ते हैं कि फर्स्ट एमॉन्ग्स द 16th यानी 16 मगध। कहा गया कि 16 महाजनपद में जो प्रथम मगध साम्राज्य था, उस मगध साम्राज्य के बारे में कि बिटवीन द 6th एंड द 14th सेंचुरी बीसी मगध इन प्रेजेंट डे बिहार, जो मगध आज के डेट में यानी वर्तमान में बिहार में पड़ता है, उस मगध राज्य के बारे में कहा गया है कि बिकम अ मोस्ट पावरफुल एंड महाजनपद। ये सबसे शक्तिशाली जो राज्य था, यह महाजनपदों में 16 महाजनपदों में उसकी चर्चा है कि मगध वाज अ रीजन वेयर एग्रीकल्चर, मगध एक क्षेत्र था जहाँ पर कृषि से संबंधित मुख्य रूप से कार्य होता था और काफ़ी प्रोडक्टिविटी के रूप में यह कार्य होता था, काफ़ी उत्पादन होता था। बिसाइड्स आयरन माइंस, जहाँ की आयरन माइंस के भी रूप में चर्चा किया गया है कि एट प्रेजेंट झारखंड में यह सीमा है आयरन माइन का। वेयर एक्सेसिबल एंड द प्रोवाइडेड रिसोर्स फॉर टूल्स एंड वेपन्स, जिसका प्रयोग टूल्स और वेपन्स अधिकतम रूप में यह बनाने में इसका प्रयोग किया जाता था। अब टॉपिक 3 है जिसकी चर्चा हम आज नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो चूँकि बड़ा होता है, अपलोड नहीं हो पाता है, तब तक के लिए आप सभी आर्ट्स के स्टूडेंट खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी कामना के साथ धन्यवाद।